अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदा जो कि वो ईरान के साथ करने जा रहे थे, उसमें अचानक से अब्राहम अकॉर्ड को शामिल कर दिया है। ये नई कहानी क्या है और इसके पीछे पस मंज़र क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। कुछ बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी, और आने वाले दिनों के मंजरनामे के हवाले से जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है उसको भी ज़रा डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो आज एक ट्वीट किया बड़ा खौफनाक किस्म का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जनाब ईरान के साथ हमारे बड़े नाइसली चल रहे हैं सारे टॉक्स वगैरह, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छी डील की तरफ चले जाएं और वो साइन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े खौफनाक होंगे वगैरह वगैरह, पहले से ज़्यादा तबाही होगी, और जो कि यकीनन बहुत सारे लोग नहीं चाहते होंगे। और यहाँ तक बात कह के जनाब अपनी असल पटारी में से जो सांप है वो निकालते हैं बाहर और कहते हैं कि मीनवाइल मेरी जो है वो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान, जिसमें वो फ़र्दन फ़र्दन हर मुस्लिम मुल्क के सरबराह का नाम लिखकर तफसील के साथ बयान करते हैं कि जनाब उनकी कतर के, मिस्र के, जॉर्डन के, यूएई के, इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरबराहान से जो है मेरी गुफ्तगू हुई है, और इस गुफ्तगू के बाद मैंने उन सब को इन्वाइट किया है कि आप अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं। अब्राहम अकॉर्ड में आप शमूलियत इख्तियार कर लें तो फिर हम एक ईरान के साथ डील की तरफ जा सकते हैं। अब ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो की दी गई है। आगे उस ट्वीट में वैसे उन्होंने एक ये भी बात लिखी है कि उनमें से शायद एक दो ममालिक जो हैं वो हिस्सा ना बने, वो हम देखेंगे कि उनकी क्या रीजंस हो सकती हैं। लेकिन जनरली उन्होंने ऐसा लग रहा है कि ईरान डील को मशरूत कर दिया है अब्राहम अकॉर्ड के साथ, और बड़ी होशियारी के साथ वो ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जनाब अगर आपको ईरान में, लेबनान में अमन चाहिए तो उसके साथ साथ फिर ये याद रखिए कि आपको इज़राइल को तस्लीम करना होगा। और इज़राइल को तस्लीम करने का मतलब ये है कि जो इज़राइल की इस वक्त एक पूरी ऑक्यूपेशन है गाज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन की बस्तियों और आबादियों के ऊपर, उसको भी आप फिर तस्लीम कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर है उसमें वो ये तो नहीं मेंशन कर रहे कि 1960 से पहले जो इज़राइल था जितना हिस्सा उनके पास वो उनके पास होगा। अगर दो रियासतें आप बना भी रहे हों तो फिर तो ये हो ना, या तो कि जनाब वो 1960 वाली पोजीशन वाली रियासत की बात हो रही हो, फिर तो समझ में भी आ रही है। लेकिन यहाँ क्या है कि जनाब जो जिसके पास हिस्सा है वो तो बज़ाहिर वही उसी के ऊपर काबिज होके बैठा है। तो उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब उनकी गेम सारी खुलकर सामने आ चुकी है। वो पहले कहते हैं ना बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, तो असल में बिल्ला जो है वो पूरा खुल के थैले से बाहर आ चुका है। और अब आपको समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतनी लंबी इस डील को करते चले जा रहे थे, और ये जो ईरान के ऊपर पूरा अटैक था, उससे पहले जो पीस बोर्ड का बनाना था, इन सब चीज़ों का आखिर मकसद क्या था, और इन तमाम चीज़ों के दौरान कितनी होशियारी से डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने साथ इंगेज रखा है। अब आप देखिए कि जब इन्होंने पीस बोर्ड अनाउंस किया तो उस वक्त भी उन्होंने बेसिकली बात कहाँ से शुरू की कि जी हम गज़ा में जंगबंदी करने जा रहे हैं। इस वजह से जनाब सारे मुस्लिम ममालिक बड़े पॉजिटिवली डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए कि चले जी अच्छा हो जाएगा, कम अज़ कम इतनी देर से जंग जारी है तो कोई इसको रोकने वाला आया। हालांकि वो तबाही ऑलरेडी जो होनी थी वो हो चुकी थी, उस वक्त भी वो तबाही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने, मुस्लिम ममालिक ने उस चीज़ के ऊपर आगे हाथ बढ़ाया, और पीस बोर्ड में काफ़ी सारे जो लोग हैं बशमूल पाकिस्तान उनके साथ जाके बैठ गए। हालांकि आप देखें कि उस पूरी पीस बोर्ड जो था उसमें कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ जो बाकी इनके एलाइज हैं वो कोई बहुत बड़ी तादाद में जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बैठे, और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस तरह से प्लेटफॉर्म जो है वो इस्टेब्लिश किया कि जैसे वो अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलग से एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसका चौधरी जो है वो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, और जैसे वो चाहेंगे बाकी सारे ममालिक उन्हीं को फॉलो करते चले जाएंगे। उसके बाद जब इस तरह इनिशियली उन्होंने सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको इंगेज कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा कि ईरान के ऊपर एक जंग मुसल्लत कर दी। अब जाहिर है ईरान जंग की वजह से बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ का जो रीजन की कंट्रीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली मुतासिर हुई, क्योंकि ईरान ने जब रिटेलिएट किया तो उन्होंने सिर्फ इज़राइल को नहीं हिट किया, बल्कि उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पे एलाइज थे, यूएई या सऊदी अरेबिया या कतर, उन ममालिक के ऊपर भी जो उनकी बेसिस थी उनके ऊपर हमले किए।
तो जाहिर है वो ममालिक तो ऑटोमेटिकली फिर कंसर्न्स उनके हो गए, तो वो फिर जुड़े इस मामले पर कि जनाब अब इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, और उस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो अपना जाहिर है एक लीडिंग रोल देख रहे थे। तो उन्होंने जब से ये पूरा इन्होंने चक्कर चलाया है उसमें उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को बड़े तरीके से अपने साथ इंगेज रखा है, कभी किसी पीस बोर्ड के नाम से, कभी जंग के नाम से, और फिर दोबारा कभी ईरान डील के नाम से। अब वो जब ईरान डील स्टार्ट हुई तो उसमें फिर उन्होंने यही किया कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके चक्कर लग रहे हैं, दौरे लग रहे हैं, कोई उनके पास जा रहा है, किसी के पास वो जा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है वो उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके अब जो अपनी पटारी में से सांप है वो निकाल के दे दिया है कि उनका असल मकसद ये सब कुछ करके क्या था। इसमें उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि जो इज़राइल की एक आइसोलेशन हो चुकी थी गज़ा के ऊपर बॉम्बिंग के बाद, जिसमें उनके अपने एलाइज और यूरोपियन कंट्रीज़ भी इज़राइल के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे थे, वहाँ पर गज़ा पीस बोर्ड में उन्होंने इज़राइल को अपने साथ बिठाया और कुछ दीगर कंट्रीज़ को साथ बिठाकर एक तो वहाँ पे उनको एक इम्पोर्टेंस दी, और उसके बाद ईरान पे हमला करके इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, और उसके बाद फिर इन्हीं ममालिक को उसने इंगेज करके बेसिकली ऐसा लग रहा है कि इज़राइल को तस्लीम करवाने के लिए पूरा एक प्लान बनाया, और उसको अब इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज़ उसके साथ इंगेज हैं उनको अब वो एक नया जिसको कह लें कि डील ऑफर कर रहा है कि जनाब ईरान डील भी उसी सूरत में होगी जब आप अब्राहम अकॉर्ड भी तस्लीम करेंगे। तो अब खेल जो है वो बड़ा वाज़े हो चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुस्लिम कंट्रीज़ इज़राइल को तस्लीम करेंगी, क्योंकि अब उनको ये खौफ होगा कि अगर हमने अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम नहीं किया तो फिर ईरान जंग भी बंद नहीं होगी। ईरान जंग बंद ना होने का मतलब क्या है कि फिर खित्ते में जो ओवरऑल उनके लिए थ्रेट्स हैं वो रहेंगे। नॉर्मल तो नहीं है ना खित्ता, जाहिर सी बात है अगर जंग के बादल मंडलाते रहेंगे। जो यूएई का ऑलरेडी कितना नुकसान हो चुका है, दुबई जो कभी एक हेवन थी आपके पूरे एलीट क्लास के लिए, पूरे वर्ल्ड के एलीट के लिए, वो अब वैसे नहीं रही। उनकी इकॉनमी बुरी तरह से तबाह हुई है, उनके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ चुके हैं, इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो वहाँ पर वो अब इस चीज़ को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर जो ऑयल क्राइसिस पैदा हुआ है दुनिया भर में, और जो इससे कमाते थे वो मालिक, उनके लिए ज़ाहिर है मईशत का क्राइसिस डेवलप हुआ। तो वो तो किसी सूरत नहीं चाहते कि ये जो क्राइसिस है ओवरऑल ये प्रोलॉन्ग करे। वो तो चाहते हैं कि ये जल्दी डील हो ताकि मामला जो है वो ख़त्म हो। अब बात ये बन रही है कि जनाब अगर डील आपकी इस कॉस्ट के साथ नत्थी कर दी जाए कि जनाब पहले आपने अब्राहम अकॉर्ड तस्लीम करना है, तो यहाँ पर तो फिर आप सब फंस गए। क्योंकि अगर आप वो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करते हैं तो इसका मतलब है कि इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं, मतलब आपने खित्ते के एक बदमाश को अपने साथ मान लिया, बिठा लिया। और दूसरी तरफ जो है आप ईरान जो है वो भी इस चीज़ से, ज़ाहिर है ईरान के लिए तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, तो ईरान जो है वो इस चीज़ के ऊपर कैसे अग्री करेगा ऐसी किसी डील के ऊपर। अब ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई, और इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का तो एक उसूली मौक़िफ़ ये रहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फ़लस्तीन के बारे में अपनी एक पॉलिसी वज़ा कर दी थी वो अभी तक वही चलती आ रही है कि पाकिस्तान जो है उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकता इज़राइल को जब तक कि फ़लस्तीन को उसका हक़ ना मिले। और वो बड़ा वाज़ेह है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका हल होना चाहिए, जो उनकी अवाम के लिए भी काबिल कबूल हो, 1967 से पहले वाली पोजीशन पर हो। वहाँ पर जो है अगर कोई बात बनती है तो फिर हम इज़राइल को तस्लीम करने की तरफ जा सकते हैं। बड़ी उसके ऊपर स्टेटेड पॉलिसी है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये कुछ अरसे पहले से इसके ऊपर शुरू हो गई थी बाज़ गश्त के जी हमें क्या अपनी पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन फिर आपने देखा जब इमरान खान साहब के दौर में इसके ऊपर बात हुई तो इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क इस चीज़ को वाज़े किया कि पाकिस्तान कभी भी इज़राइल को तस्लीम नहीं करेगा। और फिर उस एब्सोल्युटली नॉट, ये भी एक एब्सोल्युटली नॉट ही था उनका, और उस एब्सोल्युटली नॉट का भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके इतने क्लियर मौक़िफ़ से ये बात अमेरिका को कन्वे हो गई कि जनाब अगर इमरान खान पावर में रहता है तो फिर इज़राइल को तस्लीम नहीं करेगा पाकिस्तान। और मुमकिन है कि उनके जहन में ये सोच हो कि कोई और उनकी जगह अगर पावर में आया तो हम उनको अपने साथ इंगेज करा सकते हैं।
अब इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट, एक उस पे फ़लस्तीन के मामले पे कह गए, फिर बेसिस के मामले पे कह गए, फिर रशिया में उन्होंने जाके दौरा करके और अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट चलाने की जब कोशिशें की तो अमेरिका को यही बातें नागवार गुजरी, जिसके नतीजे में साइफर आया और जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गिरी। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो हमारी ये मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि एक हाइब्रिड सा निज़ाम है, इस गवर्नमेंट ने अभी तक तो यही अपना स्टांस रखा ऑफिशियली कि जनाब हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, और होना भी यही चाहिए क्योंकि यही रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन उस वक्त कुछ शकूक व शुबहात जन्म लेने लगे जब ये लोग जाकर पीस बोर्ड में शामिल हुए, क्योंकि उससे फिर ये तासुर मिलने लगा कि इसमें कहीं आगे चलकर मामला उस तरफ ना चला जाए कि जनाब अब आप इजराइल को रिकग्नाइज़ करें। खैर शुक्र है कि उस वक्त तक तो वो बात उस हद तक नहीं गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़रूर मानी गई जिसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी से जवाब नहीं आ सके कि अगर फ़ौजें भेजनी हैं तो किसकी फ़ौजें भेजनी है गज़ा के अंदर, और अगर पीस बोर्ड में इजराइल भी बैठा हुआ है तो पाकिस्तान भी बैठा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, और कौन सी चीज़ें हैं शराइत जो कि मानी जाएंगी, क्या किस तरह से चलेगा, इस पर हमें कोई ऑफिशियली आके स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ती है अमेरिका के साथ, तो उसमें बहुत सारी खुफिया मीटिंग्स भी हैं, बंद कमरों की भी बातें हैं। अब मालूम नहीं कि उसमें क्या क्या बातें हैं, लेकिन वी जस्ट होप कि वो ऐसी ही बातें होंगी जो पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये खौफ ज़रूर पाया जाता है कि क्या हम किसी दबाव के तहत इसराइल को तस्लीम तो नहीं कर लेंगे? क्या अगर सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश करे या बात करे तो क्या पाकिस्तान तो नहीं इस बात को इनकार कर सकेगा कि जनाब चूँकि सऊदिया ने कर लिया तो हम भी कर लें? अगरचे इसके ऊपर अभी खुल के डिबेट उस तरह होती नहीं है, लेकिन बात वही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज भी आया है, ये ट्वीट भी आया है, तो उसके बाद किसी ने भी ऑफिशियली इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। किसी ने भी अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस बात का जवाब नहीं दिया कि जनाब हम ये करने जाएंगे या नहीं करने जाएंगे, या हमारी इसके ऊपर पॉलिसी क्या है। आप एक क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ख्वाहिश जो भी हो, हम इसके ऊपर जो है वो इस बात के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब ऐसा अभी तक इसके ऊपर नहीं आया। एन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जो एक इसके ऊपर स्टेटेड पॉलिसी है और पोजीशन है उसके ऊपर कोई थोड़ी खामोशी इख्तियार कर ले, लेकिन जिस किस्म का डोनाल्ड ट्रंप बनता है इसका पता भी नहीं लगता कि ये बेइज्जती करने पे आए, दिमाग इसका घूमे तो ये बिला वजह 1 मिनट में उठा के कुछ भी किसी के साथ कर दे। तो अब ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन हो सकती है अगर इसको इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप आगे कैरी करते हैं कि जनाब ये उसी वक्त डील साइन होगी अगर जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको तस्लीम किया जाता है। देखते हैं कि पाकिस्तान इसके ऊपर कितना फर्म स्टांस ले सकता है, लेकिन कानों की खिड़कियां एक दफ़ा सबकी ज़रूर खड़ी हो गई हैं कि जनाब आखिर इस मैसेज के पीछे छुपा हुआ मैसेज क्या है और होने क्या जा रहा है। वी जस्ट होप कि इसके ऊपर एक क्लियर मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का आ सके सामने। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है जी, और उसमें जो अभी तक मैं कैंपेन देख रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गैदरिंग हुई है और वहाँ पर ज़ोर नज़र आ रहा है कैदी 804 का। अब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी चूँकि बल्ले का एक निशान तो है नहीं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर पाकिस्तान में निशान लेने के बावजूद भी कैंडिडेट जो थे वो जीत गए थे, तो वहाँ पे भी ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि इमरान खान के कैंडिडेट को ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन सवाल फिर वही कि उस अगर वो वोट मिल भी जाए तो उसकी पहरेदारी कैसे करनी है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये एक बड़ा सवाल होगा। याद रहे कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो बहरहाल एक सेंसिटिव इलाका है, और वहाँ पर अगर आप कोई इस तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती और डाका मारने की कोशिश करते हैं मैंडेट के ऊपर, तो वहाँ पर क्या इसी किस्म का रिस्पांस होगा जो आपको इस पाकिस्तान में मिलता है, या वहाँ पर खुदा न खास्ता कुछ आपको ज़्यादा लोगों की तरफ से मज़ामत नज़र आ सकती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे गौर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक सिक्का जमाती नज़र आ रही है। लेकिन फिर मैंने जैसे कहा कि चैलेंज बड़ा ये कि अपने मैंडेट की हिफाजत कैसे होगी। बाकी जो ओवरऑल सियासत है जी, उसमें अभी भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब कोई बातचीत है या नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत के नाम पर बार बार सिर्फ धोखा ही दिया गया है, कोई उनको रिलीफ मिला नहीं है। इस वक्त भी बातचीत करने का मकसद या इंगेज करने का मकसद ये हो सकता है कि जस्ट आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज दे रहे हो कि जनाब साड़ी गल मंदे जाओ, या आप जानबूझकर ज़रा
کچھ اور جو معاملات ہیں یعنی ان کو اسی طرح چلانا چاہ رہے ہوں کہ بار بار جو ہے لوگ سڑکوں پر نہ آئیں تو ذرا ان کو انگیج کر لیا جائے، تو اس قسم کی انگیجمنٹ کی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے ابھی بھی کہ واقعتاً کوئی سنسیئر ایفرٹ ہے کہ جی عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لیا جائے، مجھے ابھی تک بھی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ آپ کو عید کے دنوں میں پتہ چل جائے گی کہ عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے دی جاتی ہے یا نہیں، عمران خان کی ان کی فیملی ممبر سے ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں، عمران خان کی ان کے بیٹوں سے فون پہ بات کروائی جاتی ہے یا نہیں، عمران خان کے لیے آگے آنے والے منگل کو ہی صحیح لیکن کیا ان کی کسی ان کے لائر سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں. یہ چند بیسک چیزیں ہیں جس میں اگر تھوڑی سی آپ کو تبدیلی نظر آئے تو جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں آگے پازیٹیو سمت میں بڑھی ہوں. لیکن اگر یہ بیسک چیزیں ہی نہیں ہو سکتی کہ عمران خان نماز نہ پڑھ سکے، عمران خان کو باقی جو اس کی بنیادی حقوق ہیں وہ نہ دیں، تو پھر کہاں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان کو یہ اتنے بڑے ریلیف دے دیں کہ انہیں اسپتال شفٹ کر دیں، یا ان کو اتنے بڑے ریلیف دے دیں کہ ان کو کیسز میں جو ہے وہ انصاف ملنا شروع ہو جائے. ابھی تو خدا کر کے بس اتنا ہی ہوا ہے کہ ان کا وکالت نامہ کم از کم سائن ہو گیا ہے، اور آج ان کے وکیل نے یہ بتایا ہے کہ جی جو میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی پٹیشن انہوں نے وہاں پہ ڈالنی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس کا بھی وکالت نامہ سائن نہیں ہو رہا تھا اور اس وجہ سے اعتراض لگ گیا تھا رجسٹرار کی طرف سے. تو کم از کم اس حد تک وکالت نامہ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے، کم از کم اب وہ اپیل سپریم کورٹ میں جا سکے گی. ابھی تو جائے گی عید کی چھٹیوں کے بعد، پھر کب لگے گی اور کب اس کے اوپر کوئی واقعی سیر حاصل گفتگو ہوگی. مجھے تو پورا یقین ہے کہ کیا نام ہے یحییٰ آفریدی نے اپنے پاس ہی وہ پٹیشن لگانی ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب سے آپ بس ایسی ہی کوئی جواب کی توقع کر سکتے ہیں کہ چلیں جی حکومت دیکھ لے کہ اس معاملے کو کیسے نمٹانا ہے، کوئی بورڈ بنا دے. جیسا سرفراز ڈوگر صاحب کا کوئی فیصلہ تھا اسی ٹائپ کا کوئی فیصلہ ادھر سے بھی مل سکتا ہے. تو مجھے کوئی ان سے بھی امید نہیں کہ وہ بڑا کوئی سپریم کورٹ سے دبنگ فیصلہ دے دیں گے. تو بہرحال جی ابھی تک کی یہی اپڈیٹس ہیں. باقی پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اگر یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بیٹھنے پہ ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہوں گے، کیونکہ ان کا لیڈر ان کے پاس جیل میں ہے، تو ان کو الٹیمیٹلی بات تو پھر انہی سے ہی کرنی پڑتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایران کو بھی پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا بڑا فراڈیا آدمی ہے اور کتنا ناقابل اعتبار شخص ہے، پھر بھی وہ مجبوراً بات تو کرنی ہی ہے، پھر بھی امریکہ سے ہی بات کریں گے نا، اب کسی اور سے کیا کیسے بات کریں. تو ناقابل اعتبار ہوتے ہیں لوگ، لیکن اگر وہ آپ کے حریف ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو انہی کے ساتھ انگیج بھی کرنا پڑتا ہے، انہی کے ساتھ لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.